हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव संपन्न हुआ, जिसका परिणाम 4 मई को आया। वहीं बंगाल में लगातार 3 बार से सिटिंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें कि वो खुद की अपनी ही विधानसभा सीटें हार गई और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी ने 200 सीट से ज़्यादा जीती। वहीं अगर हम असम की बात करें तो बीजेपी ने दोबारा से सत्ता पर पकड़ बनाए रखा है। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 126 सीट वाली विधानसभा में बीजेपी ने अकेले 82 सीट 82 सीट जीतने का काम किया है, जो कि बहुमत से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं हम भारत के दक्षिणी राज्य की बात करें तो जिसमें कि तमिलनाडु और केरल में चुनाव हुआ। तमिलनाडु में पूर्व सीएम एम.के. स्टालिन को हार का सामना करना पड़ा और हाल ही में राजनीतिक में आए फिल्म जगत के थलपति विजय को उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन रहा। विजय ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत तो नहीं आया, लेकिन तमिलनाडु के 2026 इलेक्शन में सबसे अधिक सीट पर विजय पताका फहराया। वहीं एक और दक्षिणी राज्य की बात करें जिसमें कि केरल। आज़ादी के बाद से लेफ्ट की सरकार को पूर्ण तरीके से राजनीतिक में हार का सामना करना पड़ा है। 140 विधानसभा सीट में कांग्रेस ने 63 सीट से जीती है। हालांकि अभी केरल में सीएम पद का शपथ बाकी है, लेकिन सीपीआईएम जो कि लेफ्ट की पार्टी थी वो 26 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। वहीं भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश में भी चुनाव हुआ, जो कि पुडुचेरी में था। पुडुचेरी में चुनाव हुए जिसमें कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर रंगास्वामी के द्वारा बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया गया है और एनडीए गठबंधन के माध्यम से दोबारा रंगास्वामी को पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। जो कि 30 विधानसभा सीट का इलेक्शन था, जिसमें कि मुख्यमंत्री ने खुद 12 सीटें जीती और एनडीए अलायंस के माध्यम से वहाँ पे पूर्ण बहुमत का सरकार हासिल कर लिया गया है। आज इस इलेक्शन के बाद से राज्यों में गवर्नर को लेकर काफ़ी चर्चा रहा है। आज हम गवर्नर के बारे में देखेंगे, क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर काफ़ी चर्चा हुआ है और हम गवर्नर के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और भारत के संविधान में गवर्नर को क्या शक्ति दी गई है, इन सभी चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक आज समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। अगर हम गवर्नर की बात करें तो वो भाग 6 में दिया गया है, जिसमें कि आर्टिकल 153 से 167 तक दिया गया है। गवर्नर एक जैसे केंद्र के द्वारा यहाँ पे अगर एक जैसे ये राष्ट्रपति के द्वारा हर राज्य के अंदर एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जो कि सीधे प्रेसिडेंट के हाथ में होता है और गवर्नर का नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और राष्ट्रपति इसलिए गवर्नर का नियुक्ति करता है कि किसी राज्य में ऐसे कानून या फिर ऐसा संविधान ना बन सके जो कि केंद्र जिससे कि राज्य मजबूत हो और केंद्र कमज़ोर हो, या फिर केंद्र का नज़र बार बार मतलब कि राज्य के ऊपर बना रहे। इस वजह से गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये हमारे भारत के संविधान में ऐसा प्रक्रिया किया गया है और जो कि गवर्नर होता है वो पूरे राज्य का एक तरीके से प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, जो कि गवर्नर के ही नाम से एक राज्य के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो चलता है। जैसे भारत के अंदर सारा काम जो होता है वो राष्ट्रपति के अंडर होता है, राष्ट्रपति के नाम का, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद होता है। वहीं राज्य में गवर्नर के पास जो शक्तियाँ होती है, जैसे गवर्नर अगर कोई विधानसभा कोई कानून पारित कर दिया और उसे गवर्नर जब तक सिग्नेचर उस पर मतलब साइन अपना बहुमत सिग्नेचर नहीं करेंगे तो वो नियम नहीं बन पाएगा, क्योंकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल के पास राज्य स्तर कार्यकारी हो गया, विधायी हो गया, वित्तीय हो गया और न्यायिक शक्तियाँ होती है, जिसका प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। जैसे यहाँ केंद्र में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य करेगा। ठीक वैसा ही केंद्र राज्य में राज्य के गवर्नर जो है वो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद के सलाह पर काम करेंगे और मुख्यमंत्री का नियुक्ति करने का कार्य भी राज्यपाल के अंदर ही होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, विधानसभा को भंग करना और विधेयक पर हस्ताक्षर करना भी शामिल होता है। वहीं राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां की बात करें तो जिसमें कार्यकारी शक्ति होगी, राज्य के सभी कार्यकारी कार्य जो भी राज्य के नाम पे ही निहित होता है, वो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के राज्य के महाधिवक्ता जो कि एडवोकेट जनरल, जैसे कि आपने सेंट्रल में पढ़ा होगा कि अटॉर्नी जनरल होता है, वहीं राज्य के अंदर एडवोकेट जनरल होते हैं, जो कि उस राज्य के सबसे हाईएस्ट लेवल के लॉ ऑफिसर एक तरीके से आप बोल सकते हैं वो होते हैं। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल हो गए, वैसे राज्य के अंदर एडवोकेट जनरल होता है। इसको नियुक्त करने का कार्य भी राज्य के गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है। साथ में सभी लोक स्टेट के जैसे सिविल सर्विसेज हो गया वो यूपीएससी के थ्रू हो गए, जो कि सेंट्रल लेवल पे हो गया। वही राज्य की हम बात करें तो राज्य में जो कि है जैसे एक तरीके से बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, आरपीएससी हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, तमिलनाडु पीसीएस हो गया, मतलब राज्य के अंदर के जितने भी ये लोक सेवा आयोग का रहता है उसका नियुक्ति भी गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है। वहीं विधायी शक्तियाँ की बात करें तो राज्यपाल जो होता है राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जैसे कि हमारा पार्लियामेंट कैसे बनता है, एक लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर और उसके साथ ही राष्ट्रपति,
एक जैसे हो गया, यहाँ पे लोकसभा हो, यहाँ पे राज्यसभा हो, यहाँ पे प्रेसिडेंट हो, ये तीनों मिलाने के बाद ही वो पार्लियामेंट बनता है। ठीक इसी प्रकार से अगर जैसे जिस राज्य में विधान परिषद है तो एक तरफ से विधानसभा हो गई और एक तरफ से विधान परिषद हो गई, उसके बाद गवर्नर हो गया। लेकिन जिस राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है तो उस राज्य में सीधा विधानसभा और गवर्नर हो गया। तो ये गवर्नर के पास पावर होता है। सेंट्रल से एक तरीके से मिला जुला होता है, मतलब सेम जैसे राष्ट्रपति के पास पावर है वैसा ही पावर गवर्नर के पास भी है। वहीं विधायी शक्ति की बात करें तो राज्यसभा विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। वह सत्र बुलाता है, आहूत करता है या फिर सत्रावसान कर सकता है। सत्र को बुलाने का जैसे कि हर साल का पहला जो सत्र होता है वो गवर्नर के द्वारा ही बुलाया जाता है और उसे ख़त्म किया जाता है। और जो जब नया इलेक्शन चुनाव होता है, नया जैसे विधान परिषद बनता है, उसका भी यही कार्य होता है कि वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वैसा ही सेम राज्य के अंदर गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और आपने बंगाल में भी अभी सुना होगा चर्चा की ममता बनर्जी ने वो एक तरीके से मुख्यमंत्री पद पर इस्तीफा नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनके पास वो बहुमत ऑलरेडी खो चुके हैं, फिर भी वो नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा गवर्नर के पास पावर होता है कि वो अपना उस सत्र को मतलब कि पूरे तरीके से भंग कर सकते हैं, उस विधानमंडल को पूरे तरीके से भंग कर सकते हैं। अभी विधानमंडल भंग हो गया था, दोबारा से वहाँ पे ये शुभेंदु अधिकारी ने जब मुख्यमंत्री का शपथ लिया तो दोबारा से वो विधानसभा जो कि वो चलना प्रारंभ हो गया है। वही विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को, बिल को कानून बनाने के लिए वहाँ पे जैसे राज्य केंद्र के अंदर राष्ट्रपति का सिग्नेचर मतलब एसेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक इसी प्रकार से राज्य के अंदर गवर्नर का एसेंट बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नर ने किसी पे सिग्नेचर नहीं किया तो वो एसेंट मतलब बिल जो कि विधेयक नहीं बन पाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। वहीं वित्तीय शक्तियाँ की बात करें तो जितना भी वहाँ का बजट ये सब सारा चीज़ होता है, मनी बिल, ये सब गवर्नर के नाम से ही सारा चीज़ पेश होता है। न्यायिक शक्तियाँ की बात करें तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए सज़ा को माफ़ या कम कर सकते हैं या फिर टाल सकते हैं। बस गवर्नर एक ही चीज़ को नहीं टाल सकते जो कि जिसमें डेथ का दिया गया, सेंटेंस दिया गया, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास वो पावर है जो कि डेथ का वो कर सकते हैं। बाकी सज़ा को माफ़ करना हो गया, कम कर सकना हो गया, जिसको ज़्यादा सज़ा मिल चुका है उसको और लंबे टाइम तक या फिर छोटे टाइम तक करना, वो सारा गवर्नर के पास पावर आता है। वही गवर्नर को विवेकाधीन शक्तियाँ भी दी गई है, जो कि अगर कुछ ऐसा मुख्यमंत्री ऐसी स्थिति वहाँ पे पैदा कर दे जो कि विधानसभा एक तरीके से ख़राब स्थिति में चल रहा या फिर मुख्य जो केंद्र की बातों को नहीं मान रहा हो, तो गवर्नर अपना विवेक का प्रयोग करके उस राज्य के अंदर या फिर राष्ट्रपति शासन या फिर विधानसभा को भंग कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि किसी भी राज्य के गवर्नर बनने के लिए वो 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। और एक साथ में एक चीज़ ये भी दिया गया कि वो विधान परिषद हो गया या फिर विधानसभा जो कि उसके सदस्य के होने के पात्र हो। दोहरा पद, एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य का भी गवर्नर हो सकता है। जैसे कि भारत के बहुत सारे, गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया, कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया, तो असम हाई कोर्ट में बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का वहाँ पे हाई कोर्ट, जहाँ पे अंडमान निकोबार का वो वेस्ट बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट में चलता है, वही गोवा का चलता है वो उस मुंबई हाई कोर्ट में चलता है। तो इसी प्रकार से एक राज्य के गवर्नर दूसरे राज्य के गवर्नर भी रह सकते हैं, वो फिर मतलब अतिरिक्त प्रभार वो दिया जा सकता है। और हम अगर बात करें तो इसी राज्य के जैसे हाई कोर्ट के जो CJI होता है उसको शपथ दिलाने का कार्य गवर्नर के हाथ में ही होता है। राष्ट्र गवर्नर का नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और निर्वाचन प्रक्रिया के जैसे 5 साल तक बना रहता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे जब हटा सकते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे तो जब उसे एक जगह से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सब सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि जब गवर्नर 2 राज्य का राज्यपाल रहता है तो फिर मतलब 50-50 उसके सैलरी में बढ़ जाता है। और गवर्नर के ऊपर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है और जब तक कि वो किसी राज्य के अंदर गवर्नर है। और सिविल मामले में भी 2 महीने पहले ही उन्हें एसेंट मतलब कि एक तरीके से उन्हें सूचित किया जाएगा कि 2 महीने पहले ही बताया जाएगा कि आपके ऊपर ऐसा मामला चलने वाला है, तभी वो चलाया जाएगा, पूर्ण नोटिस दिया जाएगा। पुनर्नियुक्ति की बात कर दिए तो वो राष्ट्रपति के हाथ में कभी भी नियुक्त कर सकते हैं, मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक और पावर ये भी है कि जैसे किसी गवर्नर के पास अगर कोई विधानसभा ने वो कानून बनाकर भेजा है तो वो राष्ट्रपति के लिए वो एसेंट रख सकता है। कोई गवर्नर जैसे हाल ही में अपने तमिलनाडु के बारे में सुना था कि RN रवि जब वहाँ के गवर्नर थे, अभी फ़िलहाल में RN रवि जो कि बंगाल के गवर्नर है, पश्चिम बंगाल के, जिस टाइम तमिलनाडु में थे, इसके पहले वाले सरकार में DMK सरकार में, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो कि सिग्नेचर नहीं किया था वो राष्ट्रपति के लिए एसेंट रख लिया गया था। तो एक उनके पास वो पावर रहता है। और जैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रक्रिया चलाया जा सकता है, लेकिन गवर्नर के ऊपर महाभियोग का प्रक्रिया नहीं चलाया जा सकता क्योंकि राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई राष्ट्र संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। और हाल ही में हम बात करें तो तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में जो कि
जब विजय अपना सरकार बनाने के लिए गए, जब तब वो गवर्नर के पास में, तो गवर्नर के द्वारा ऐसा कहा गया कि पहले आप मतलब पूर्ण बहुमत के साथ आप लेकर आइए, जो कि 118 सीट हो रहा था उसमें, 118 विधायकों का सिग्नेचर लेकर आइए तभी हम करेंगे ऐसा। लेकिन सरकारिया आयोग जो कि होगा 1998 हो गया, वेंकट चलैया आयोग 2002 हो गया, पूंची आयोग 2018 हो गया, इन सभी में ऐसा कहा गया है कि गवर्नर का काम सिर्फ ये होता है कि सरकार बनाने के लिए जो सबसे बड़ी पार्टी है वो गवर्नर उसे बुलाए और शपथ दिला दे, या फिर वो बहुमत सिद्ध करने का काम विधानसभा में होता है, जहाँ पे कि फ्लोर एक तरीके विधानसभा के फ्लोर पे किया जाता है। फ्लोर जो कि मतलब सामने जो बैठे होते हैं विधानसभा में, वहीं पे होता है। संविधान में भी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं लिखा गया है कि जिसमें कि सभी का सिग्नेचर मैंडेटरी है या फिर कुछ ऐसा है। बस वो है कि मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर मेजॉरिटी नहीं होगा तो फिर वो विधानसभा में भी जाकर वो अपना बहुमत खो सकता है और वो सरकारें गिर सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ये राजनीतिक कोई ऐसा प्रक्रिया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वहीं एस आर बोमई केस में देखे जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, रामेश्वर प्रसाद 2006 केस में देखे तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि गवर्नर का काम सिर्फ ये है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे बुलाकर बता दे, मतलब कि सरकार बनाने के लिए कह दे। और बाकी 2018 में कर्नाटका केस के द्वारा भी ऐसा कहा गया था। लेकिन हम आगे बात करें तो विजय ने वहाँ का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया और उनके पास समर्थन पहुँच गया, मतलब कि वो हो गया। जहाँ पे विजय ने खुद टीवी के पार्टी जो कि 112 सीट पे, जो कि टीवी के 107 सीट पे जीती थी, 108 सीट जीते थे, जिसमें कि विजय ने जो थे वो 2 सीट पे चुनाव लड़ा था, तो उनको 1 सीट छोड़ना पड़ेगा। 2 सीट चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन 2 सीट पर लगातार आप बना नहीं रह सकते, इसलिए उनको 1 सीट छोड़ना पड़ा, तो वो 107 सीट हो गया। लेकिन हालांकि कांग्रेस ने 5 सीट जीता तो उसने अपना समर्थन दे दिया, और जिससे कि ये बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं, 120 हो गया है बहुमत। और बाकी डीएमके की सरकार जो कि पिछले गवर्नमेंट में थे वो 59 सीट ही लेकर आ पाई है। 108 सीट जीते थे जो कि 10 सीट पीछे चल रहे थे। वही राज्यपाल के सामने चुनौती टीवी के द्वारा पेश किया गया कि जाने पर, परंतु सरकार बनाने का न्योता नहीं किया गया क्योंकि पर्याप्त नंबर नहीं था। पर्याप्त नंबर इन द सेंस कि जैसे अगर कहीं पे 100 सीट पे चुनाव हो रखा है, 100 सीट का विधानसभा है, तो उसे 51 सीट चाहिए ही चाहिए, 50% से 1 सीट ज़्यादा, 100 में से 1 ज़्यादा। तो वही सेम यहाँ पे 107 ही इनके पास था। लेकिन और दलों ने सपोर्ट देकर सरकार को बनाने का कार्य किया है। और आगे हम वही अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में बीजेपी ने 200 अधिक सीट जीतने का कार्य किया है, और जिसमें कि सत्ता में वापसी 15 साल बाद हुई है। 15 साल तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही है, जिसमें कि ममता बनर्जी के द्वारा वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य लगातार कर रहे थे। लेकिन इस चुनाव में 2026 के इलेक्शन में शुभेंदु अधिकारी के द्वारा नेतृत्व में भाजपा ने 260 सीटें जीती, जो कि वो मेजोरिटी से काफ़ी ज़्यादा है। टीएमसी के लगातार सत्ता पर बना रहना, वो हार गए और वो अपना सीट, वहाँ नए विधानसभा का निर्वाचन हो चुका है, जिसमें कि वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी की 207 सीटों पे आई है, वहीं टीएमसी 80 सीटों पे, कांग्रेस 2 सीट पे सिमट कर रह गई है। बंगाल की बात करें तो बंगाल एक पूर्वी राज्य है जो कि बंगाल की खाड़ी से उसका सीमा साझा करते हैं, जहाँ बिहार, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, सिक्किम हो गया, और इधर तरफ से असम का बॉर्डर शेयर करता है। वहीं बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ये शुभेंदु अधिकारी हैं जो कि पश्चिम बंगाल के हाल ही में बीजेपी के नए सीएम बनाए गए हैं। और ये आर एन रवि जो कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। वहीं अगर हम तमिलनाडु के गवर्नर की बात करें तो जो कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं, और इन्हीं को मतलब केरल का भी स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, केरल के भी गवर्नर बनाया गया है। वहीं हम असम की बात करें तो असम में दोबारा से हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया जाएगा, क्योंकि एनडीए ने क्लियर कर दिया, मतलब बीजेपी ने क्लियर कर दिया। पिछले बार भी हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और दोबारा से बीजेपी वहाँ का मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि 82 सीट जीतने के बाद भी काफ़ी बहुमत है उनके पास, और दोबारा से मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।